नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज मैं जिस रचनाकार के साथ हूँ उनका नाम है भावना झा। भावना झा स्वतंत्र लेखन भी करती हैं और हिंदी उनकी मातृभाषा मैथिली है, दोनों में लगातार सक्रिय हैं, काम कर रही हैं, साहित्य की सेवा कर रही हैं। बिहार में जन्मी पली बढ़ी और अपनी सभ्यता और संस्कृति से सराबोर हैं। हिंदी साहित्य में परास्नातक कर चुकी हैं। कविता हो, कहानी, आलेख लगातार लिखती रहती हैं। इनकी प्रकाशित रचनाओं की बात करूं तो हंस, पाखी, कथादेश, वनिता, प्रभात खबर, लोकमत, अमर उजाला, हिंदवी, साहित्यिक, इन तमाम वेबसाइट्स पे भी काम करती रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश मासिक हो, युगवार्ता और अन्य प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लेखन के अलावा ये एक साझा काव्य संग्रह हिंदी और मैथिली में निकाल रही हैं। साहित्य अकादमी, मैथिली, भोजपुरी अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कविता पाठ कर चुकी हैं। आकाशवाणी से वार्ता इनकी प्रसारित हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया शोधार्थियों कि साहित्य जगत में, समाज सेवा में और स्वतंत्र लेखन में लगातार अपनी पहल और पहुँच बना रही हैं। आज मैं इनकी 5 रचनाओं से आपको रूबरू कराऊंगी और जो बन पड़ेगा एक्सटेम्पोर मैं उनकी विवेचना विश्लेषण करूंगी। पहली कविता जो मुझे पसंद आई, खूबसूरत औरतें। बहुत खूबसूरत लगती हैं वे औरतें जिनके लिए कोई उपमाएं नहीं गढ़ी जाती। काली देह से आती पसीने की खुशबू ने किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। आड़े तिरछे दांतों में दबी मुस्कान की तुलना नहीं होती मोनालिसा से। फटी बिवाइयों वाले पैरों में छनकती पायल पर गीत नहीं सुने थे उसने। न ही बर्बाद हुआ कोई उनकी प्रेम की पराकाष्ठा को पाने के लिए। पर जब उत्सर्ग कर देती सारे खोखलेपन को, लगाती बेबाकी से ठहाके, हर दुख को पछाड़ती अदम्य साहस से पकड़ जिंदगी का हाथ चल देती समेटकर सारी विडंबनाओं का बाजार। सच बहुत खूबसूरत लगती वो औरतें। चट्टान की तरह सख्त पर पिघलता बर्फ का समंदर, अंतर में मूल भाव जांच परख में थोड़ी कच्ची, ठोक बजा कर नहीं देखती किसी रिश्ते को, जोड़ लेती हैं बहनापा चलते चलते। सख्त खुरदुरे हाथ अभ्यस्त हैं और संकल्पित भी तराशने में हर बेढंगी कल्पना को पतझड़ से पहले बचा लेती हैं कुछ हरापन अपने लिए। वसंत न आने का उत्सव मनाती वो खूबसूरत औरतें बेहद खूबसूरत होती हैं। देखिए शोधार्थियों, स्त्री सौंदर्य की जो पारंपरिक धारणाएं हैं उनको तोड़ रही हैं, और न केवल तोड़ रही हैं भावना, बल्कि एक बहुत गहरी और मानवीय दृष्टि प्रस्तुत करती हैं। खूबसूरती को बाहरी रूप रंग से हटाकर जीवन के संघर्षों में, साहस में, आत्मसम्मान में और सहज मानवीयता में खोजती हैं। एक सशक्त विरोध करती हुई ये कविता मुझे गढ़ी हुई लगती है कि जिनके लिए कोई उपमाएं नहीं बनी। तो ये उन स्त्रियों की ओर इशारा करती है जो साहित्य और समाज की मुख्य धारा से बाहर कर दी गई हैं। परंपरागत उपमाएं उनकी चांद, कमल, मोनालिसा, ये जो कलात्मक सौंदर्य हैं इन स्त्रियों पर लागू नहीं होती, जो जुझारू हैं, जो संघर्षशील हैं, जो खुरदुरी हैं। तो यहाँ कवियत्री उस सौंदर्य राजनीति को भी लगातार चुनौती दे रही हैं, जो गोरा रंग, सुडौल शरीर और कोमलता को सुंदरता का मानक मानते हैं। काली देह से आती पसीने की खुशबू, अब ये पसीना जो है ये श्रम का प्रतीक है। उस गंध को भी सुंदर कह रही हैं कवियत्री, जिसे समाज अक्सर उपेक्षित करता रहता है। जो श्रमशील स्त्रियां हैं, जैसे मजदूर है, किसान है या घरेलू कामगार जो हैं, इनकी गरिमा को स्थापित करती हुई ये कविता है। आड़े तिरछे दांत हैं, फटी बिवाइयाँ हैं, खुरदुरे हाथ हैं, ये सब सामान्यतः सुंदर नहीं कहे जाते, असुंदर माने जाते हैं, लेकिन कविता इन्हें जीवन की सच्चाई और संघर्ष के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रही है। तो ये सुंदरता उसके एक्सपीरियंस में है, उसके अनुभव में है, वो सुंदर है। तो ये कोई दृश्यात्मक परिपूर्णता नहीं है, बल्कि अदम्य साहस से भरी हुई जिंदगी का हाथ थामे जो सक्रिय हैं स्त्रियां, जो जुझारू अस्तित्व बनकर उभरती हैं, जो केवल सहने वाली नहीं है बल्कि जीवन को अपने तरीके से गढ़ने वाली है ना, स्वयं सिद्धा। तो उनकी ठाकों में एक प्रतिरोध की शक्ति दिखाई देती, सुनाई देती है।
जो ठोक बजाकर नहीं देखती किसी रिश्ते को। तो दरअसल ये केवल भावुक या सहज विश्वास की ओर संकेत करती हुई स्त्री नहीं है, बल्कि वो कमजोरियों से उठती हुई मानवीयता का विस्तार कर रही है। रिश्तों को तौलती परखती नहीं है, उसे जीती है भरपूर। पतझड़ से पहले बचा लेती है कुछ हरापन। अब ये आशा और जीवन का प्रतीक है। वसंत ना आने पर भी उसका उत्सव मनाना ये श्रमशील स्त्रियां जानती हैं। ये अस्तित्व की स्वीकृति नहीं तो और क्या है, ये सकारात्मकता का चरम रूप है ना। और स्त्री को देखने की जो हमारी दृष्टि है, दृष्टि माने नजरिया, केवल नजर भर नहीं, ये नजरिया बदलने की मांग करती हुई कविता है। ये बताती है कि असली खूबसूरती जो है वो साहस में, आत्मीयता में, जीवन के प्रति जिजीविषा में, जुझारूपन में, यही सुंदरता है, असली सुंदरता है। तो समाज के हाशिए पर जो रखी हुई श्रमशील स्त्रियां हैं उनको खूबसूरत घोषित करती हैं। सैल्यूट। दूसरी कविता है नींद में स्त्री। मुझे स्त्री से ही केंद्रीय कुछ विषय मिले हैं और मैं चाहती हूँ आज उसी पर व्याख्यान दूँ। इस क्षण वह गहरी नींद में है, बड़ी मशक्क़त से भारी सारी मसरूफियत, चिंताओं और सारे तामझाम को बहलाया फुसलाया है, किसी हठी बच्चे की तरह। जैसे एक अंतराल के बाद वाक्य में आता हो अल्प विराम, मोहलत पाते ही वैसे नींदी पलकों पर दिन भर की शांति ने हाजिरी दी है। अभी खदेड़े गए हैं व्यथा, विषाद, पीड़ा दूर कहीं इस अवधि देह व आत्मा की, उसकी किसी चोट या जख्म की तस्कीदेक नहीं करेंगे। इस बेला ताने, नसीहतें या कोई समझाइश नहीं फटकेंगे उसके इर्द गिर्द भी। इस पहर विमुख है वह घर बाहर, संतुलन साधने के कौशल से मन के सारे द्वंद्व सुस्ताने लगे हैं। आंचल की छोर को पकड़े कहीं अनधिकृत है उस वक्त तमाम झमेलों का उस तक पहुंचना। बस स्वीकृति है इस घड़ी पुतलियों में प्रवेश करने उस स्वप्न का जो पलकों पर ठिठका सहमा प्रतीक्षारत है वर्षों से। अभी हल्की सी स्मित की रेखा तिरेगी अधर पर और मुख पर असीम शांति होगी। यह स्थगन काल है, एक स्त्री के हिस्से में विराम संधि है, एक अदद नींद अब गहरी नींद में है। तो नींद एक साधारण शारीरिक क्रिया भर नहीं है। इसको उठाकर अगर आप देखें तो अस्तित्व, चेतना और मुक्ति के गहरे दार्शनिक अर्थ मुझे इसमें जुड़ते दिखाई देते हैं। कई सवाल हैं इस कविता में। नींद केवल विश्राम नहीं है, स्वत्व की पुनर्प्राप्ति है। एक ऐसा क्षण जहां वह सामाजिक भूमिकाओं से मुक्त होकर अपने मूल अस्तित्व में लौट आएगी। ये अल्प विराम जो है एक बिंब है कि स्त्री का जीवन निरंतर प्रवाह में है, कभी कर्तव्यों के, कभी अपेक्षाओं के, कभी भूमिकाओं के। तो इस प्रवाह को क्षणिक विराम देना है। इस प्रवाह में नींद एक क्षणिक विराम, एक पॉज भर है। अपने लिए स्पेस ढूंढती हुई स्त्रियों के लिए एक क्षणिक विराम, पॉज है, पूर्ण विराम नहीं है। तो दार्शनिक रूप से अगर आप इस कविता को देखें तो मनुष्य के उस अस्तित्व को भी उजागर करता है जहां पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होना है, बस थोड़ी देर के लिए मोहलत पा लेना है। एक जागृत अवस्था है स्त्रियों की जो दूसरों के लिए भी जी रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं। वो घर बचाती हैं, बसाती हैं, वो समाज और रिश्ते निभाती हैं। तो उनकी नींद में भी वो घर से, परिवार से, समाज से, रिश्तों से विमुख नहीं होती, न होना चाहती हैं। ये उनकी इनर फ्रीडम है जहां बाहरी बंधनों के बावजूद उनकी चेतना, उनके भीतर की मुक्ति का क्षेत्र, एक इनर स्पेस, एक इंटरनल मतलब इनर सेल्फ कहूँगी मैं, उसको भीतर एक मौन विद्रोह के रूप में, जहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हल्ला नहीं, कोई ताना नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई घोषणा नहीं। कितनी बढ़िया कविता है। इस अवधि में देह व आत्मा जो किसी जख्म की तस्दीक नहीं करेंगे, शिनाख्त नहीं करेंगे। जख्मों को गिनाना स्त्री का काम नहीं है। वो पीड़ा का अनुभव करती है, खुद भोगती है, पर वो उसकी चेतना से जुड़ा हुआ है और चेतना में जाकर वो विश्राम लेना चाहती, थोड़ी देर के लिए थाह लेना चाहती है और दुख को हरा देती है ना। तो दुख का जो सत्य स्थगित हो जाता है, समाप्त नहीं होता, दुख स्थगन काल में है, लेकिन ये अनुभव जिजीविषा है। सामान्य जीवन में जो कुछ बोझिल है, जो मैं क्या कहूँगी कि रैखिक है, जो कामों और जिम्मेदारियों से भरपूर है, उस नींद में एक सस्पेंडेड, एक स्थगन देना है ना,
ये दार्शनिक अनुभव नहीं तो और क्या है, उसी ओर इशारा करता है कि ये उस थोड़े दबाव को थोड़ी देर के लिए अपने बाहर से निकाल कर स्वप्न प्रतीक्षारत है वर्षों से। अब जो उसकी सप्रेस्ड इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिसे लगातार वो दबाती गई है ना, और जो उसके अवचेतन की सच्चाई है, केवल कल्पना भर नहीं है, उस अवचेतन की सच्चाई में जहाँ वो उसका अपना इनर स्पेस है, अपना इनर सेल्फ है, उसकी वास्तविक इच्छाएं हैं, जो जीवन की जद्दोजहद में, रोज की भागम भाग में, स्ट्रगल में छूटती जा रही है उससे, तो वो विमुख नहीं है उन चीज़ों से, लेकिन एक संतुलन साधने की कौशल लगातार स्त्रियां कर रही हैं। रिश्तों में, अपनी उम्मीदों आकांक्षाओं में, अपने त्याग में, अपने आत्मसम्मान के बीच एक संतुलन बनाए रख रही हैं, और ये उनका ऑथेंटिक सेल्फ है ना, जो किसी दूसरी भूमिका का निर्वाह नहीं करती, बल्कि अपने स्त्री होने को बड़ी गरिमा से जीती हैं। जो ये विराम संधि है, ये कदर नींद जो है, ये बताता है कि विश्राम सीमित पर दुर्लभ, लगभग अनुग्रह की तरह, कि हम कृतार्थ हुए थोड़ा सा स्पेस पाकर, थोड़ा सा विश्राम पाकर, एक अल्प विराम पाकर ना। तो मनुष्य अपनी थकान से उबरने के लिए जो लगातार जूझ रहा है, स्त्री भी निरंतर संघर्ष कर रही है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। वो स्थापित करती है कि नींद उसका सबसे सच्चा, सबसे निजी और सबसे मुक्त क्षण है। वो विराम, अल्प विराम है, जो शरीर को भी थोड़ी देर के लिए राहत देता है, उसके भीतर के मौन को भी, और उसके स्वप्न को उसके ऑथेंटिक आइडेंटिटी से जोड़ता है ना। तो ये मनुष्य की असली स्वतंत्रता जागृति जीवन में भी है, और उन क्षणों में भी है जब वह दुनिया से कटकर अपने भीतर बार बार लौट आती है। एक और कविता, भले घरों की औरतें, जुबान पर उनके नपे तुले कुछ शब्द हाजिर रहते हैं, न छटाक भर कम न रत्ती भर ज्यादा, आंखें दिखाई जाने वाली दृश्यों को भी अभ्यस्त थी, और कान आदतन सुनते ही रहते बगैर किसी प्रतिक्रिया दिए। गति नियम के सिद्धांत को यहाँ खारिज किया जाता है, कुछ अलग दृष्टिगत होते ही उन्हें दृष्टिदोष की समस्या घेर लेती थी। करवटों में रात को महसूसते हुए कोमल स्पर्श की आड़ में छिपी कठोरता, सुबह चादर झटकने से जमीन पर धप की आवाज से गिरते हुए चेहरे पर घिरता अजाब एक तिक्त मुस्कान संग विस्थापित किया जाता। जिन कलाओं में स्त्रियों को निपुण कहा जाता, वो उन सब से बहिष्कृत थीं। टटोलने को फिर भी छेड़ दिया जाता, जटिल कोई प्रेम प्रसंग, रिश्तों के उलझे समीकरण, गले को अवरुद्ध करता वो नाम, उससे पहले उठ जाती हैं पानी का गिलास थामने। बाज दफा उसे भी त्रिया चरित्र का हिस्सा माना जाता। पनीली आंखों से एक रास्ता किसी तल घर को जाता, जहां उतर बगैर किसी अनुताप के गाहे बगाहे गले लगना स्मृतियों के न विसरने की कवायद थी। हाँ, कभी कभार दिख जाती थी कायदे से चलते, एकाध कदम बाहर निकलते, देहरी से भले घर की लगती हैं आवाजें टेरती थीं पीछे से सुनते ही, जिसे कलाई पर बंधी घड़ी के टिक टिक शायद इशारे कर। भले घर की औरतें कलाई पर बंधी घड़ी के टिक टिक शायद इशारे कर कदमों की गति बढ़ा देती थीं। भले घर की औरतें आवाजों पर नहीं मुड़ती, उन्हें सिखाया गया था। ये भलापन क्या है? ये कोई सामाजिक मिथक तो नहीं है जो हमारे संयम को लगातार, हमें संयम, नियंत्रण और आंशिक रूप से मैं इसे दमनकारी कहूंगी, जो लगातार हमारा शोषण कर रहे हैं। भलापन है ना, गुड गर्ल सिंड्रोम, गुड विमेन। तो यहाँ स्त्री की पहचान उसके स्वभाव से नहीं की जा रही, उस पर आरोपित मर्यादाओं से निर्मित हो रही। उसके जुबान पर नपे तुले कुछ शब्द अभी उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, नियंत्रण के औजार है। स्त्री को इतना ही बोलने की अनुमति है जितना सामाजिक रूप से उचित माना गया है। स्वतंत्र चेतना का लगातार सिमटना, उसे संकुचित कर देना, है ना, कि समाज की स्वीकृति पर आंखें उन्हीं दृश्यों को देखने की अभ्यस्त थी। अब ये लगातार स्त्री का एक मैं तो कहूँगी बचपन से कंडीशनिंग होती है, उसे एक प्रशिक्षण मिलता है कि वही देखने के लिए वो अभ्यस्त है जहाँ उसे देखने की आज़ादी है।
ज्ञान और अनुभव की कृत्रिम सीमाओं को दर्शाती, सत्य का दायरा सामाजिक रूप से। दरअसल आप देखें कि गति नियम के जो सिद्धांत हैं उनको यहाँ खारिज किया जा रहा है। सामान्यतः जीवन परिवर्तनशील है, गतिशील है। यहाँ स्त्री के लिए परिवर्तन वर्जित है, उसे नहीं बदलना। समय और समाज तेजी से बदल रहा है, पर बदलती हुई स्त्री किसी को रास नहीं आ रही। तो स्थिरता के नाम पर दरअसल उसे जड़ता, उसे एक क्या कह सकते हैं, स्टैग्नेशन में बार बार बांधा जा रहा है, उसे वैध ठहराया जा रहा है। कुछ अलग दृष्टिकोण न रखे वो, ये समस्या है स्त्री में, इसे दोष, समाज दोष बता देता है। तो अगर वो विकल्पों में अपने जीवन को देखने लगती है, परिवर्तन में अपने जीवन को देखने लगती है, तो इससे उसकी असहमति और असामान्य होना बताया जाता है। तो कोमल स्पर्श की आड़ में छिपी कठोरता, सत्ता केवल बाहरी नहीं अंतरंग भी होती है। भीतर भी हमारे बहुत कुछ सूक्ष्म है। स्थूल शरीर के भीतर भी हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा चेतन अवचेतन मन है। तो पनीली आंखों से एक रास्ता किसी तलघर को जाता। अब ये क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस है, अवचेतन, उसमें कुछ इच्छाएं हैं, कुछ स्मृतियां सुधियां हैं, बहुत सारे अनुभव कमाए हुए हैं, वो जमा होते जा रहे हैं, है ना। परत दर परत उसे जैसे तह लगाकर हम भीतर रखती जा रही हैं। एक आध कदम बाहर देहरी से, अब देहरी हमारी जैसे कोई भौतिक सीमा रेखा हो, उस सीमा, वो वहीं तक उसकी स्वतंत्रता है, वहां के बाद उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जब वो उसे लांघने की कोशिश करती है भले घर की औरतें, तो समाज एक अदृश्य निगरानी उस पर करता है। कई कैमरास, जिसको कहते हैं ना सीसीटीवी कैमरास, वो व्यक्ति को, स्त्री के व्यक्तित्व पर, आइडेंटिटी पर उसकी पहरेदारी है। और कलाई पर बंधी घड़ी की टिक टिक समय को भी जैसे समाज ने और इस पुरुष सत्तात्मक समाज ने नियंत्रण का उपकरण बना दिया है। हर क्षण उसे याद दिलाया जाता है कि उसकी क्या सीमाएं हैं, उसे कब घर लौट आना है, उसे क्या, कब, कैसे हंसना, बोलना है, कैसे कदम आगे बढ़ना है। तो ये दार्शनिक रूप से कविता, मुझे भावना झा की कविताओं में दार्शनिकता बहुत दिखाई देती है। तो समय और अनुशासन का जो ये गठजोड़ है, आवाज़ों पर नहीं मुड़ती। अब ये भी आखिरी, जिसे मैं कहूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग पंच है कि भले घर की स्त्रियाँ पलट कर मुड़ कर नहीं देखती, किसी आवाज़ पर, पीछे से लगाई हुई आवाज़ पर रुकती नहीं है। तो स्त्री इतना अपने अस्तित्व को आत्मसात कर चुकी है कि कोई सवाल नहीं करती, पीछे मुड़कर नहीं देखती, एक दायरे के बाहर कदम नहीं बढ़ा सकती। तो इसका इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन है। मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्त ऑपरेशन है। और ये कविता दरअसल सामाजिक संरचना के कारण पैदा हुई है। उसका भलापन उसकी चुप्पी में, उसके सीमित रहने में, उसके आत्मनियंत्रण में उसका भलापन है। अब ये भलापन कितना भला है, क्योंकि जो स्त्री मुड़कर नहीं देखती वो सच में आगे कैसे बढ़ेगी, आगे कैसे बढ़ पाएगी। केवल वही तय रास्ते पर चले जिसे उसने नहीं चुना है, जो उसकी स्वेच्छा से, उसकी इच्छा से नहीं है, जहाँ कंडीशनिंग की गई है, जो बने बनाए रास्ते हैं उसी पर चलती रहे। ये सब कई सवाल इसमें मौजूद हैं। एक कविता है मामूली, पर कविता मामूली नहीं है। बहुत मामूली चीज़ों ने जीवन में उत्साह और कौतुक बचाए रखा। तुच्छ समझी जाने वाली वस्तुओं ने आनंद के अक्षय भंडार छुपाए। अपने भीतर विशिष्ट वस्तुओं की तरह प्रवेश करने से पहले सगुन अपशगुन के भय ने उन्हें घेरा। शुभ घड़ी में ही आऊं ऐसी स्पृहा नहीं रखी, किंतु आकस्मिक ही मामूली वाक्य से हानि तनिक उठानी अधिक पड़ी। कोहराम मचा क्लेश पुनर्जीवित होठा, साधारण सी उक्ति असाधारण ढंग से कहने वाले प्रतिभा के धनी विद्वत जन कहलाए। रुधे कंठ में एक मामूली सी बात अटकती, मन उचटा, आंखें धरासार हुई, सिर टिकाने एक मामूली कंधे का भाव खला। कुछ अतिरिक्त ही रहता मामूली गलतियों का। प्रायश्चित 8 सिद्धियां और 9 निधियों की उच्चाकांक्षा नहीं रखता मामूली आदमी। मामूली चना दाल चावल संग गंधराज की लुब्धता रखता मामूली ही रहे होंगे। मामूली इच्छा पूर्ति के देवता, 1.25 रुपए के प्रसाद में सबका मंगल ही करना, ऐसा मान जाते शनैः शनैः।
बाट जोते शनै शनै बाट जोते, एक मामूली दूरी तय करने में युग बीता, प्रतीक्षा की वह नष्ट होती रही। मामूली लाल पाड़ की साड़ी, लाल टिकुली सजे भाल को अपलक देखते, प्रेयसी को मामूली वजह की स्त्री अनिंद्य सुंदरी लगती। ऐसा ही तो लावण्य है मामूलीपन का, मामूली प्रश्नों की विपुलता है, रहस्य है अज्ञात विभीषिकाओं के घेरे में। अस्तु मामूलीपन ने अपना लालित्य अचल रखा। मोहाविष्ट हूँ जबकि जानते ही हो, एक मामूली आघात से हृदय का भंग होना तय है। अस्तित्व की गहराई, संवेदनशीलता और अर्थपूर्णता पूरी कविता की इसका सेंट्रिक आइडिया है। अभी जो मामूली चीजों ने जीवन में उत्साह बचाए रखा है, ये अस्तित्व की सच्ची अनुभूति रोजमर्रा के अनुभव में ही तो निहित है। जो मामूली मामूली जीवन स्थितियां हैं, घटनाएं हैं, पर इसकी स्पॉन्टेनिटी देखिए आप, ये कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है कहीं से भी। ये भाषा का बनावटपन नहीं, अनुभव की सच्चाई है कि मनुष्य की मूल्य आवश्यकताएं बड़ी मामूली मामूली चीजों में तय हो जाती हैं। जरूरी सहारा है, समझ है, सानिध्य है, ये सब मामूली कही जाती हैं, लेकिन मामूली होती नहीं है। व्यक्ति की इच्छाएं सीमित हैं, वो भव्य नहीं है। एक सादगीपूर्ण संतोष की जरूरत हमें है। तो अस्तित्व का खिंचाव इंतजार में है। छोटी दूरी भी जीवन की लंबी यात्रा बन जाती है जब हमारा आपसी खिंचाव हो, ये इसे अद्वितीय बना देता है। तो सुंदरता वस्तु में नहीं होती, हमेशा हम लोग कहते हैं देखने वाले की चेतना में होती है। और जीवन की जो अनिश्चितता है, जो नाजुकपन है, जो उसका क्या कह सकते हैं, जो उसकी सॉफ्टनेस है, वो मामूली आघात से ही हृदय भंग हो जाता है। तो संबंध बिना शर्त के बनाए जाते हैं और मनुष्य अपने सच्चे अर्थों में, सच्चे रूप में वहाँ मौजूद होता है जहाँ जीवन की बहुत ही साधारण स्थितियों में असाधारण मामूलीपन होना देख लेते हैं। बेहतरीन कविताओं के साथ आज मैं भावना झा को यहीं छोड़ती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ।